गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज एंड आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो जैन मंथ में हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आज जितनी भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक है मैं उसे कंप्लीट करा देती हूँ। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। बाकी आप लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स में पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिजर्वेशन ऐसे भी हॉट टॉपिक रहता है और ऊपर से आप देखो कि अब ये एक अलग ही एंगल हमारे देश में स्टार्ट हो रही है, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स में जितनी भी आर्टिकल है उसे हम लोग डील कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर लेसन नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके। और इसी के साथ एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग यहाँ पे वीज़ा राइज की टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट लाई गई है ईवीएम और जो वीवीपैट है उसको लेकर। तो एक रिपोर्ट निकला है इसके बारे में, क्योंकि आप देखते हो कि कई बार ये न्यूज़ निकल कर आती है कि हमारा जो यहाँ पे वोटिंग मशीन है वो टैंपर हो जाती है, कोई छिड़खानी हो जाती है, लोग जो है वो गलत तरीके से वोट जो है वो सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी को जाती है। तो इस तरीके का आप देखते हो कि जब पूरी इलेक्शन से पहले भी इसके ऊपर आरोप लगता है और इलेक्शन के बाद जो पार्टी हार जाती है वो भी कई तरीके के इसमें आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट निकल कर आए इससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। एक एक करके समझते हैं। पहले ईवीएम समझेंगे, फिर वीवीपैट समझेंगे कि क्या है। ईवीएम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इट मीन्स कि ये आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक वोटिंग मशीन है जिसमें कि वोट करने के लिए है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। पोर्टेबल कहने का मतलब है कि एक जगह से उठाकर इसको दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं। और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो इलेक्शन प्रोसीजर होती है, इलेक्शन प्रोसीजर है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, वो यहाँ पे मॉडर्नाइज तरीके से हो पाता है। ईवीएम की बात करें तो इसमें 2 यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है और दूसरी बैलेटिंग यूनिट है। ये सारे यूनिट को यहाँ पे एक साथ केबल के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है। ओके, पहले आप थ्योरी देख लो, उसके बाद मैं फिगर के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी कॉन्सेप्ट। ईवीएम्स में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिजली है तभी आप यहाँ पे वोट दे सकते हो या फिर इस मशीन को यूज़ कर सकते हो। नो, इलेक्ट्रिसिटी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ईवीएम आपका एक ऑर्डिनरी बैटरी से ही रन करता है जो कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही असेंबल किया जाता है, लेकिन साथ में यहाँ पे 2 यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं। अब कौन कौन है यहाँ पे, तो एक तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ईवीएम बनाया जाता है वो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर के द्वारा, और यहाँ पे ECIL है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि हैदराबाद की है। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ये बैंगलोर की है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो कि हैदराबाद की है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। ठीक है। अब ईवीएम को पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया गया था? 1982 में केरल में, ये आपका पारूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। अब ईवीएम के इस्तेमाल को इलेक्शन में ये लीगल कहा गया है, इट मीन्स कि कानूनी तौर पर ये सही है। 1988 में क्या हुआ कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो हमारा 1951 का है, उसके तहत आप देखो एक नया सेक्शन ऐड किया गया 61A। 61A यहाँ पे ऐड करके क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे थोड़ी पावर दे दी गई कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ईवीएम को यहाँ पे 1982 में केरल कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको यूज़ किया गया, उसके बाद इसको लीगल किया गया, और ऊपर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जिसमें कि सारी बातें लिखी गई है इलेक्शन से रिलेटेड, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर भी दे दिया गया कि अब आप जो है ईवीएम को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। ओके, सो यहाँ पे ये बातें हुई। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ईवीएम में, तो ईवीएम जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम 2000 वोट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक जो वोटिंग मशीन होती है उसमें 2000 यहाँ पे वोट हो सकते हैं। ईवीएम में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम 64 कैंडिडेट जो है, यानी कि नोटा के कैंडिडेट भी जो आते हैं, नन ऑफ द अबव कैंडिडेट, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। और ये जो प्रोविज़न है, यहाँ पे प्रोविज़न है कि 16 कैंडिडेट्स जो है एक बैलेटिंग यूनिट में वो यहाँ पे रह सकते हैं। जो अरेंजमेंट है, यानी कि कैंडिडेट का नाम वो भी बैलेटिंग पेपर में ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, इट मीन्स कि A B C इस तरीके से Z तक जाता है। फर्स्ट कैंडिडेट जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं वो उनका फिगर होगा, फिर यहाँ पे अदर स्टेट जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ होते हैं उनका यहाँ पे फिगर होगा। ओके, तो अब आपको बतानी है कि कोई भी पार्टी जो होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है,
उनके लिए कुछ कंडीशन बताइए। वैसे 4 कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कंडीशन बतानी है कि व्हाट आर द कंडीशंस जिनके बेसिस पे हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे देते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको बतानी है कि हमारे देश में अब तक जो है कितने टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। फाइन, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वीवीपैट के बारे में। वीवीपैट, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही आप समझ लो, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि वोटर को वेरीफाई करने के लिए एक पेपर में ऑडिट होता है और ये एक तरीके का ट्रायल है। ट्रायल कहने का मतलब क्या होता है कि आप टेम्प्रेरी पीरियड में देख रहे हो कि हाँ ये सही है कि गलत है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो वोटर है वोटिंग देते हैं तो हम लोग कहाँ देते हैं, इस वोटिंग मशीन में देते हैं। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए एक यहाँ पे वीवीपैट मशीन लाया गया है जिसमें पेपर यहाँ पे एक दिखता है, एक स्लिप निकलती है जिसमें हमें ये दिखता है कि हमने जिसको वोट दिया है क्या वो सच है कि नहीं है। वीवीपैट ये एक अनदर इंडिपेंडेंट मशीन है जिसको ईवीएम के साथ अटैच किया जाता है और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि जो भी वोट यहाँ पे वोटर वोट देते हैं, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन अराइज होती है कि पता नहीं चल रहा है कि किसको वोट चला जाता है, तो एक तरीके का ये स्लिप बाहर आता है जिसको आप देखकर ये वेरीफाई कर सकते हो कि जिसके लिए आपने बटन दबाया क्या उनको वो वोट गया कि नहीं गया, ठीक है। आफ्टर कास्टिंग द वोट डालने के बाद क्या होता है, एक स्लिप यहाँ पे प्रिंट होकर निकलता है जिसमें यहाँ पे कैंडिडेट के सीरियल नंबर होते हैं, कैंडिडेट का नाम होता है और उस कैंडिडेट का सिंबल होता है। और ये यहाँ पे आप देखो ओनली 7 सेकंड तक यहाँ पे दिखेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इस मशीन से ये पेज बाहर निकला, आप जिसको वोट देते हो उसका नाम, उसका सीरियल नंबर और उसका सिंबल आपको 7 सेकंड्स तक दिखेगा और उसके बाद वो स्लिप ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रिंटेड स्लिप है ऑटोमेटिक ये आपका सील्ड ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है। अब कंसर्न देखते हैं कि वीवीपैट को लेकर काफ़ी कंसर्न रेज हो रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि वीवीपैट काफ़ी वल्नरेबल है मल फंक्शन के लिए। जब यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है तो उस समय थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है वीवीपैट को यूज़ करना। ऑल्सो वीवीपैट जो है एक सिंपल प्रोसीजर है, एक मेमोरी है, एक प्रिंटर यूनिट है और इसको हैक किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। रिस्पांस टाइम अगर हम लोग इलेक्ट्रॉल्स का देखें तो ये अपने वोट को जो है वेरीफाई करना काफ़ी कम है, क्योंकि 7 सेकंड है। 7 सेकंड में आप कितना ही देख सकते हो, तीनों चीज़ें आपको देखनी है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। तो समटाइम्स आप देखो कि जो वोट देते हैं, जो गाँव के लोग हैं जिनको इतना फास्ट तरीके से वो नहीं पढ़ सकते हैं स्लिप को, तो उनके लिए तो 7 सेकंड तो कुछ भी नहीं है, वो शायद कुछ ही एक ही चीज़ देख सकते हैं इस 3 में। तो ये भी एक कंसर्न होता है कि कम से कम थोड़ा टाइम तो इंक्रीज़ करना चाहिए ना। और साथ ही साथ कहा जाता है कि वीवीपैट में कुछ खास यहाँ पे आपका कुछ मैकेनिज्म नहीं है, तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको कोई भी हैक कर सकता है। तो एक बार इस फिगर को देख लीजिए जिससे आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ईवीएम मशीन देखिए ये है। ईवीएम मशीन में यहाँ पे आप देखो कि अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे नाम दिया रहता है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली होता है। यहाँ पे ये सब सिंबल होते हैं, यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेट का नाम और जो यहाँ पे सीरियल नंबर है वो यहाँ पे दी रहती है, ओके। यहाँ पे आपको प्रेस करना होता है जिससे आपको पता चलता है कि आप किसने वोट दिया। वोट देने के बाद ये वीवीपैट मशीन है जिसमें कि यहाँ पे 7 सेकेंड्स के लिए ये स्लिप आपका निकलेगा जिसमें आप रीड करो और फिर ये अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये भी वीवीपैट है जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको हैक किया जा सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इट मीन्स कि ये बैटरी से, ऑर्डिनरी बैटरी से चलता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ईवीएम का जो इस्तेमाल हो रहा है इससे क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो ये आप समझो कि एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन यहाँ पे दे रहा है। इट मीन्स कि जो भी आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हो उसमें एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है और काफ़ी ऑथेंटिक ये लगता है। तो ईवीएम जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कम्प्लीटली ये एलिमिनेट्स करता है, यानी कि इनवैलिड वोट को, यानी कि गलत वोट को जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल से हटाता है, वैसा नहीं है। साथ ही ह्यूज सेविंग है। ईवीएम का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप देखो, सब ईवीएम से पहले क्या था कि एक बैलेट पेपर चलता था। इस बैलेट पेपर में सारे उम्मीदवार का नाम होता था, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट होते थे उनका सिंबल होता था। इस बैलेट पेपर को हर किसी को दिया जाता था, हर किसी को, जितने भी वोटर्स आते थे वो इस बैलेट पेपर पे ऐसे साइन करके जाते थे, टिक मार्क करते थे कि उनको किनको वोट देना है, ठीक है। लेकिन अब आप समझो कि ये मशीन है और इसमें क्या होता है कि कितने पेपर्स जो है अब प्रिंट करने नहीं होते, पेपर प्रिंट नहीं हो रहा, पेपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इट मीन्स कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कट नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारा इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो कि एक जब यहाँ पे
टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पे एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। साथ ही आप देखो इससे क्या है कि ह्यूज सेविंग हो रहा है, पैसे जो है वो पेपर के बच रहे हैं, प्रिंटिंग की बच रही है, ट्रांसपोर्टेशन करने में, यानी कि पेपर इतना ज़्यादा प्रिंट किया जाता था उस पर भी पैसे खर्च होते थे, फिर उसको एक जगह से हर एक जगह जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता था, स्टोर करके रखना होता था और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता था सारे वोटर्स में। तो ये सारा टाइम टेकन भी था और काफ़ी पैसे खर्च होते थे, तो ये एक ह्यूज सेविंग है हर एक तरीके से। साथ ही जो बूथ कैप्चरिंग है वो डिस्करेज हो रहा है। आप देखो कि पेपर वैलेट से क्या होता था ना कि यहाँ पे लोग जो है ना पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे, यानी कि गलत तरीके से उस बूथ को जो है मीन्स चारों ओर से वो कहते हैं ना कि उस पेपर को चोरी करने के लिए या फिर उस पेपर को जला देते थे या फिर उस पेपर को जो है किसी भी तरीके से फाड़ ओढ़ के उसको आपका जो है उस चीज़ों को बदल देते थे कि किसको वोट दिया गया है। तो फेक बैलेट्स भी रख लिया जाता था, यानी कि ओरिजिनल जो बैलेट बॉक्स होता था उसको हटाकर जो है फेक बैलेट पेपर रखा जाता था जिसमें कि सारे लोग जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो साइन करते थे। तो ये भी आप देखो कि बूथ कैप्चरिंग बहुत हद तक हुआ है, इवन बहुत सारी मूवीज़ भी है जिसमें कि ये कंसर्न दिखाया गया है। साथ ही प्रोसेस सिंपलर हो चुका है, आज के डेट में कुछ नहीं है, आप वोट देने जाओगे इस मशीन में आप देख लो, यहाँ पे चिन्ह देख लो, उसको यहाँ पे बटन प्रेस कर दो और फिर अपना जो है ईवीएम में कन्फर्मेशन आप देख लो। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस हो चुका है। साथ ही स्टैंड अलोन मशीन भी है, ये सिक्योर करता है स्टैंड अलोन मशीन। तो ईवीएम में आप देखो कि ये हैकेबल नहीं है, कई बार ये कहा गया, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी ओपनली चैलेंज किया गया कि जो भी यहाँ पे ईवीएम को हैक कर सकता है वो हैक करके दिखाए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कोई नहीं कर पाया। कोई काउंटिंग प्रोसेस है, जब लास्ट में ये काउंटिंग होती है तो ईवीएम से आप देखो कि बहुत जल्दी काउंट हो जाता है। पहले लगता था 30 से 40 घंटे लगते थे, लेकिन अब वही काउंटिंग जो है 3 से 4-5 घंटे में ये काउंटिंग पूरा हो जाता है। आप देखते हो जिस दिन फाइनल रिजल्ट देना होता है उस दिन काउंटिंग स्टार्ट होती है मॉर्निंग से और इवनिंग तक रिजल्ट आ जाता है। साथ ही सैम्पल हेडलाइन है यहाँ पे, तो ये एक सैम्पल टेक्स्ट है जो कि आप इसको एडिट कर सकते हो और फिर उसके बाद आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो कि साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे हेडलाइन भी आप देख सकते हो कि काफ़ी सैम्पल है यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईवीएम्स। लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं कि ईवीएम के लिए क्या कंसर्न यहाँ पे रेज हुआ है। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये फ्रॉड है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं जिनका ये क्लेम है कि ईवीएम्स जो है वो मैलिशियस प्रोग्रामिंग के लिए वल्नरेबल है, कि ईवीएम ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि जो वायरस वगैरह है उसको हम लोग भेज सकते हैं। साथ ही ये बहुत सारे हैकर्स के थ्रू भी अटैक किया जाता है और इससे अफेक्ट भी होते हैं। सेकंड यहाँ पे है कि ग्लोबल प्रेसिडेंस, यानी कि जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूलिंग है 2019 की, उसके द्वारा देश को ये फोर्स किया गया ना कि जो ईवीएम है उसको स्क्रैप कर दे जर्मनी में और फिर वापस से जो है पेपर बैलेट में हम लोग वापस से आ जाए। तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके द्वारा इस तरीके का आरोप लगाया गया और वो चाहते हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना हो। तो यही चीज़ है कि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसर्न हो चुका है, इतना आरोप प्रत्यारोप है, तो हमें भी कहा जाता है कि ईवीएम हटाइए और जो पुराना हमारा प्रोसेस था बैलेट पेपर का, डेट वॉज नाइस, उसे हम लोग फिर से जो है अडॉप्ट कर ले। लैक ऑफ सिक्रेसी है, बैलेट पेपर के साथ आप देखो कि बैलेट्स जो सारे बूथ से थे ना उसको मिक्सड अप कर दिया जाता था काउंटिंग के पहले। तो इससे क्या होता था कि कैंडिडेट जो है उनको आइडिया नहीं हो कि किस बूथ से जो है उनको उनके अगेंस्ट में वोट मिला है। तो कई बार होता था कि दुश्मनी मोल लेते थे, फिर बदला लेते थे, फिर एक तो क्या होता है कि वोटर्स जो है मीन्स क्या होता है कि वोटर्स को जो है कैंडिडेट बहुत तरीके के लोभ देते हैं। जैसे आप देखते हो कि उनको बेनिफिट देते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप हमारे ही फेवर में वोट करना, और बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके फेवर में वोट नहीं करना चाहते, तो वो फंस जाते थे, मजबूरन उनको वोट करना होता था। तो इसलिए क्या हुआ कि इस तरीके का अनुमान लगाया गया कि जो हमारा काउंटिंग होगा उससे पहले जितनी भी बैलेट पेपर होगी उन सबको मिक्स कर दिया जाए, तो पता नहीं चलेगा ना कि किस बूथ से कौन सी पेपर आई है। तो ये भी है कि लैक ऑफ सिक्रेसी है। लेकिन अगर हम लोग ईवीएम के केस में देखें तो कैंडिडेट्स जो है ना वो उनको यहाँ पे आप देखो कि हर एक बूथ में फेयर्ड होता है और इस नॉलेज को यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है। साथ ही इस जो स्टोरेज और काउंटिंग कंसर्न भी है। ईवीएम को यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में स्टोर किया जाता है, वो भी डिफरेंट लोकेशन में। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो वोटिंग मशीन है वो भी यहाँ पे सिक्योर इन्वायरमेंट में होना चाहिए अपने पूरे लाइफ साइकिल में। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ईवीएम को लेकर। कंक्लूजन में बताया गया है कि जो टाइम और जो अगेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका अगर आप कॉस्ट देखोगे तो डबल हो जाता है ईवीएम पे, और ये कहा जाता है कि इसको हैक किया जा सकता है, इसको टैम्पर्ड किया जाता है और कई बार इसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज होते हैं। इलेक्ट्रॉल अगर डेमोक्रेसी में देखें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है वोटर्स की प्रेफरेंस को लेकर हमारे पॉलिटिकल मैंडेट में, जिससे कि हमारा पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे बेसिस है।
इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो यहाँ पे जो भी कंसर्न रेज हो रहे हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर से, तो उसको तो एड्रेस करते ही है, उनको करना भी चाहिए, साथ ही ट्रांसपेरेंसी लेकर आना चाहिए जो भी यहाँ पे ईवीएम की क्रेडिबिलिटी है, जिससे कि यहाँ पे फ्री और जो फेयर इलेक्शन है ना वो कंडक्ट हो सके। सो दीज आर द कंक्लूजन कि एक फेयर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम अगर हम लोग देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको देख लीजिए। कहा गया था कि कंट्रोलिंग यूनिट है, दिस इज कंट्रोलिंग यूनिट, एक वीवीपैट है जिसमें आपको स्लिप दिखेगा, प्रिंट स्लिप, एंड दिस इज बैलेट यूनिट ईवीएम, जिसमें कि आप यहाँ पे प्रेस करोगे कि आप किस कैंडिडेट को यहाँ पे वोट दे रहे हो। क्यों जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया की ईवीएम जो है इसको हैक नहीं कर सकते और ना ही मैनिपुलेट कर सकते, तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो काफ़ी स्पेक्ट्रम से ही क्रॉस की, उनका मानना है कि जो डाउट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर निकल कर आ रहा है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और मैनिपुलेट किया जा भी रहा है। पूरे अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो पेपर बैलेट जो है वो मोर पॉपुलर है, यानी कि यहाँ पे 25 कंट्रीज़ जो है वो सिर्फ यहाँ पे ईवीएम के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रही है आउट ऑफ 200 कंट्रीज़, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो अपने देश में जो इलेक्शन कराते हैं वो बैलेट पेपर पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। साथ ही 275 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू ईवीएम्स टैंपर प्रूफ यहाँ पे बनाया गया है कि ईवीएम्स को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टैंपर नहीं किया जा सकता। नो इंटरनेट पोर्ट्स हैं जिससे कि आप देखो कि नो मीन्स टू रिसीव वाईफाई ब्लूटूथ, यानी कि ऐसा मशीन है जिसमें कि हम लोग को वाईफाई ब्लूटूथ वायरलेस सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड है कि प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड है जो कि सैनिटाइज कंडीशंस में है। ईवीएम चिप अगर हम लोग देखें तो राइटेबल है ओनली वंस, एक बार हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, लेकिन इस चिप को आप देखो कि रीड और ओवरराइट नहीं कर सकते। रिगरस फिजिकल सेफगार्ड है जो कि यहाँ पे आप देखो कि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के टाइम पे ईवीएम का मशीन का खास ख्याल रखा जाता है कि इसमें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, कहीं से भी इसको ठोकर ना लगे, चोट ना लगे, ठीक है, इस तरीके का ख्याल रखा जाता है। नो कैंडिडेट नोज कि उनको कैसे अपने आप को जो स्विच उनको अलाउड किया गया है टिल द डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन, उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सी उनको स्विच दी गई है। सीरियल नंबर अगर हम लोग स्विच का देखें जो कि पार्टी को अलॉट हुआ है तो ये वैरी करता है, यानी कि ईवीएम में आप देखो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो यहाँ पे स्विच दिया गया है वो यहाँ पे वैरी करता है, ठीक है, जो सीरियल नंबर है वो वैरी करता है। और इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या है कि ईवीएम जो है वो फिडेलिटी टेस्ट में जाता है, यानी कि वीवीपैट के साथ मिलकर इसको टेस्ट देना होता है बिफोर पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स के। तो पॉलिटिकल पार्टीज जितने एजेंट होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ईवीएम और जो वीवीपैट है वो सही तरीके से रन कर रहा, ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। साथ ही ईवीएम्स की बात करें तो इसको हम लोग स्टफ़ नहीं कर सकते और मल फंक्शन जो है वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा ये इस मशीन से। तो इस तरीके की बातें हैं जो कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि वोटिंग जो इक्विपमेंट है उस पर ध्यान देना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कहा गया है कि ईवीएम की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना। इट मीन्स कि जो वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है ईवीएम के साथ वो भी सारे पोलिंग स्टेशन में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी निकल कर आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे उनको सजेशन भी दिया गया है जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके द्वारा यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि वीवीपैट के स्लिप को काउंट करना, और ये काउंट भी किया जाएगा वो भी डेफिनेट परसेंटेज में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक चैलेंज यहाँ पे हेल्ड किया गया और अपॉर्चुनिटी भी दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करें और ईवीएम को जो है अगर टैम्पर्ड किया जा सकता है तो करके दिखाए, जो मैं अभी बताई हूँ। साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंश्योर किया गया है कि कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन होगा सारे पार्टीज़ का, वो भी सारे क्रूशियल स्टेप्स में, जैसे कि जब इलेक्शन होगा फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी, रैंडमनाइज होगा यहाँ पे ईवीएम और वीवीपैट का, मॉक पोल होगा, ईवीएम सीलिंग और स्टोरेज होगा, तो इन सब जगह आप देखो कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन जो है सारे पार्टीज़ का होना चाहिए। सो इस तरीके से कुछ इनिशिएटिव लाया गया है जिससे कि ईवीएम की जो क्रेडिबिलिटी है, काफ़ी क्वेश्चन मार्क उठते हैं, काफ़ी इस पर लाछल लगाया जाता है कि नहीं, तो वो चीज़ें यहाँ पे दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कुछ कोशिश की गई है। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी। बेसिक चीज़ें आप समझने का कोशिश करो, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर यू नो वेरी वेल। तो ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में हमने डिटेल देखा, एडवांटेजेस देखा, क्या कंसर्न है, और यहाँ पे क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे चेक करने के लिए और लाने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू कंसर्न लाई गई है। नेक्स्ट आते हैं लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। हरियाणा गवर्नमेंट है जिनके द्वारा यहाँ पे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट है उनके द्वारा ऑर्डर किया गया है कि जो 75% कोटा दिया जा रहा था लोकल्स के लिए प्राइवेट जॉब में, उसको हॉल्ट में रखे। अब यहाँ पे देखिए बातें क्या हो रही थी। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 ये निकल कर आया, यानी कि हरियाणा स्टेट में इस तरीके का कानून निकल कर आया जो कि 15 जनवरी 2022 से ये फोर्स में आ गया था।
इसमें क्या कहा जा रहा है, इस कानून के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो लोकल यंगस्टर है, जो हरियाणवी है, उनको 75% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और मंथली सैलरी जो है वो 30,000 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ को रखा गया, सोसाइटीज़ को रखा गया, ट्रस्ट है और पार्टनरशिप फर्म्स है। हरियाणा आप देखो कि ऐसा पहला राज्य नहीं है हमारे देश में जिनके द्वारा इस तरीके का काम किया जा रहा है। कुछ और भी राज्य है जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्राइवेट जॉब को रिजर्व करके रखे हैं लोकल्स के लिए। बट ये सब जो है ना बहुत सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके का काम अगर उनके देश में किया, उनके राज्य में अगर पहले ही कानून लाया गया तो बहुत ही स्मूथली सारी चीज़ें चल रही है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे समझिए कि आर्गुमेंट्स क्या है। कुछ लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में है। तो दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आती है क्वेश्चन। तो आर्गुमेंट अगर हम लोग सपोर्ट में देखें तो ये कहा जा रहा है कि कुछ स्टेप्स है जिसमें कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट है जिनके द्वारा ये आर्गू किया गया है कि जो लॉ है, ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस यहाँ पे जो बन रहा है, ये परमिट किया गया है हमारे संविधान के अंदर। साथ ही यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइवलीहुड है लोगों की, जो कि हमारे राज्यों में डोमिसाइल किया गया है, इससे लोगों की हेल्थ और लिविंग कंडीशन और जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का राइट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेव हो पाता है। तो कहते हैं ना कि सबसे पहले ध्यान हमारे राज्य में, राज्य सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो उस हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यही बातें कही गई है। सेकंड है कि जो आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होते जा रहा है, बेरोजगारी आज के डेट में आप देखो कि 45 से 50 साल में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतने ह्यूज नंबर ऑफ बेरोजगार हैं। तो अगर सेंटर के अकॉर्डिंग देखें, जो कि इंडियन इकॉनमी को मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, हरियाणा की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो एक्सेस हो चुका है नेशनल एवरेज का। इट मीन्स कि लास्ट 4 ईयर में कहा जा रहा है कि हरियाणा में बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ आप देखो अप्रैल 2020 में 40% जो है वो जॉब सीकर थे, वो भी राज्यों से, जो कि इम्पिटी खाली हाथ जो है वो वापस आ गए। कर्बिंग द सेलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटिंग ऑपरेशन, यानी कि ऐसी भी कुछ कॉपरेशन है जो कि डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे फेस कर रहे हैं तो उनको कर्व किया जाएगा। बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज़ हैं जो कि ये चाहते हैं कि लोकल वर्कर्स को ही काम दे। एम्प्लॉयर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि लोकल वर्कर्स में उस तरीके का वर्क डिसिप्लिन नहीं होता है, तो और वो ना ही कुछ नया ट्रेड जो है वो सीखना चाहते हैं। वो यहाँ पे पॉलिटिकल और ट्रेड यूनियन की तरफ काफ़ी एम्प्लॉयड है, तो इस तरीके का प्रेशर भी देखने को मिलता है बिजनेस में। तो इसलिए आप समझो कि कुछ लोगों की यहाँ पे जो है काम करने का जुनून है, उनको पता भी है, लेकिन कुछ कारणवश से उनको यहाँ पे काम करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा। साथ ही रिसोर्स एलोकेशन भी कम है। अगर हम लोग देखें जिस तरीके से फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि हायर वेटेज जो है वो पॉवर्टी और पॉपुलेशन को देना है डेवलपमेंट के साथ साथ, तो स्टेट जैसे कि बिहार और यूपी है, इसमें आप देखो कि जो जनरस शेयर होना चाहिए हमारा रिसोर्स का वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें समझिए कि फॉर एग्जांपल जो गैप है पर कैपिटा इनकम जो कि बिहार और तमिलनाडु, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है उसका गैप अगर बिहार और तमिलनाडु में देखें तो ये लास्ट डिकेड से ये यहाँ पे कम नहीं हुआ है। कहाँ 2015-16 में जो बिहार की पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट रहा है 24,000 में, और वहीं अगर तमिलनाडु के कहे तो ये आप देख सकते हो कि 1 लाख तक पहुँच गया है। तो इसलिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ आर्गुमेंट है जो कि लोकल रिजर्वेशन जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में है, तो उसको समझिए। सबसे पहले कहा गया है कि हमारे संविधान में जो कुछ प्रोविजंस है उसके अगेंस्ट में है ये लोकल रिजर्वेशन। इट मीन्स कि हमारे संविधान में कहीं पे भी लोकल रिजर्वेशन की जिक्र नहीं हुई है, और हरियाणा जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो कि हमारे संविधान का है, और आर्टिकल 14 जो कि कहता है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, साथ ही आर्टिकल 16 है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, वो भी जॉब में। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल है जो कि आप देखो कि कॉन्ट्राविन हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 19(1)(g जिसमें कि प्रोटेक्शन दिया गया है कुछ सर्टेन राइट्स का, और प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ अपने मन की प्रोफेशन को, तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई लोग यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे जिक्र बाकायदा आर्टिकल 19(1)(g के तहत हुआ है। अब आप ये समझो कि फ्यूज सॉन्स ऑफ द सॉइल सिंड्रोम, इट मीन्स कि आज के डेट में जो रोज़गार है ना, ये एकमात्र यहाँ पे प्रिंसिपल फैक्टर बन चुका है माइग्रेशन के पीछे। लोग जो है अच्छे नौकरी, अच्छे जॉब, अच्छे पैसे के पीछे जो है अपने जो टाउन है, घर है, उसको छोड़ के बाहर निकल चुके हैं। साथ ही यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जो डोर है वो शटिंग हो चुका है नॉन डोमिसाइल के जहाँ पे उनकी डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल कहने का मतलब है कि जैसे हरियाणा में लोकल रिजर्वेशन देने की बात की गई है, तो हरियाणा के जो भी लोग हैं उनका डोमिसाइल होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए कि वो हरियाणवी है।
हरियाणा के रहने वाले हैं, और वो अगर यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो ऑफ सिटीजन्स है उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हैं। साथ ही है स्टिफल द लेबर मार्केट, यानी कि इस तरीके की जो रिजर्वेशन है ना वो बिज़नेस को यहाँ पे एकदम से प्रेशर कर देती है कि वो माइग्रेट करें, क्योंकि स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो सफिशेंटली लोकल नहीं होते हैं, बाहर के लोग ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, हमारे देश के लोग स्किल्ड है ही नहीं। साथ ही स्मॉलर एंटिटीज़ है जिसमें कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इसको आगे लेकर चले। साथ ही लाइसेंस राज का भी रिवाइवल है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि रिजर्वेशन अलाउ करना प्राइवेट सेक्टर में, इससे क्या होगा कि जो नेशनलाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर का वो हो जाएगा, और इससे यहाँ पे लाइसेंस राज का जो रिवाइवल है वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। नो सॉल्यूशन टू कोर इशू, ऐसा कहा जा रहा है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ स्क्यूड जियोग्राफिकल डेवलपमेंट है। इन्वेस्टर्स जो है वो प्रीफर करते हैं कि यहाँ पे राज्यों में स्टिक हो जहाँ पे गवर्नेंस इकोसिस्टम जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। और कुछ इंस्टीट्यूशन में आप देखो कि यहाँ पर डेफिसिट है, यानी कि उसको एड्रेस करना होगा, कुछ चीज़ों की कमी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप एक राज्य में देखो कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोग जो है वहाँ पे काम करेंगे। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो कहीं ना कहीं ओवरकम हो पाएगा। और इवन आप देखो कि लोकल एरिया में जो एजुकेशन और स्किल्स की जो क्वालिटी होती है वो ऑब्वियसली कम होती है। ठीक है, अब देखते कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो इशू है लेजिस्लेशन का, सन ऑफ द सॉइल्स का। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में यहाँ पे सारे गवर्नमेंट जॉब को रिजर्व कर दिया गया था अपने राज्य के बच्चों के लिए। इससे एक क्वेश्चन अराइज हो गया था कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी कहाँ गया, इसके बारे में बात करने के लिए कहा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न अगर हम लोग देखें कि सन ऑफ द सॉइल यानी कि इस मिट्टी के जो बेटे हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे कानून है कि नहीं, तो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(3) है। आर्टिकल 16 समझिए कि ये कहा गया है कि गारंटी है कि इक्वल ट्रीटमेंट तो कानून के अधिकार मिले, कानून की तरफ से मिलेगा ही, वो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। साथ ही स्टेट को यहाँ पे रोका गया है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी बेसिस पे, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, वो रेसिडेंस है वहाँ के रहने वाले है कि नहीं है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, इन सब के बेसिस में यहाँ पे और भी लोग हैं वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, राज्य को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मना गया है। अब यहाँ पे आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 है, तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सिटीजन्स जो है वो ओनली ऑन द ग्राउंड, जैसे कि यहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस है, और कोई भी है तो वो इनएलिजिबल है और डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेट जो किया जाता है अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और कोई भी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस है अंडर द स्टेट। तो आर्टिकल 16(2) का क्लॉज क्या 16 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है कि कोई भी इंसान को, कोई भी सिटीजन्स जो है उनको यहाँ पे रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और वो इनएलिजिबल नहीं होंगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। साथ ही ये जो प्रोविज़न है इसको अदर क्लॉज के साथ भी सप्लीमेंट किया गया है हमारे संविधान में, जो कि इक्वालिटी ग्रांट करती है, जो कि हमारे आर्टिकल 14 के तहत आता है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 की बात करें तो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है अगर उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जॉब के लिए वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये ज़रूरत है कि वो जॉब करे, तो इसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और ये पावर जो है पूरी तरीके से पार्लियामेंट के पास है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की सरकार है, इससे पहले अभी हरियाणा की सरकार है, तो वो अपने हिसाब से उनको अगर लग रहा है कि अपने यहाँ के लोग जो है वहाँ पे बेरोजगार है, उनको रोज़गार देना ज़रूरी है, तो वो अपने एक्शन ले रहे हैं। बट ये हमारा जो है पार्लियामेंट में इसको पावर दिया गया है। अब ये समझते कि क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल को प्रोहिबिट करती है। इट मीन्स कि आपका जहाँ पे डोमिसाइल है आप वहाँ पे रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो जैसे इंडिया में आप देखो कि कॉमन सिटीजनशिप है, एक सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि यहाँ पे सिटीजन्स को ये लिबर्टी दे दी है कि वो फ्रीली पूरे देश में किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं। और रिक्वायरमेंट है प्लेस ऑफ बर्थ का और रेसिडेंस का, जो कि क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके का किसी भी राज्य में कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये चीज़ें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप देखो सिंगल सिटीजनशिप है। कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ किसी भी मीन्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, या फिर ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप मूव नहीं कर सकते हो। तो जुडिशियल स्टैंड अगर हम लोग देखें, जो इशू है सॉइल ऑफ द सन्स ऑफ द सॉइल का, तो जुडिशरी जो है वो स्टैंड लेती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं जुडिशियल स्टैंड जो है इशू ऑफ लेजिस्लेशन जो कि सन ऑफ द सॉइल है, तो इसके पर्सपेक्टिव में कहा गया कि 1985 में जो कि डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें कोर्ट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है एक ओपिनियन, जो कि कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल है कि यहाँ पे जो केस है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा।
इट मीन्स कि ये तो कहा जा रहा है कि कोर्ट जो है पूरी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रही है कि पॉलिसीज़ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ऐसा नहीं कह रही है कि हाँ राइट टू इक्वालिटी भी हमारे संविधान में है, लेकिन इसका डिफरेंट आस्पेक्ट जो है उसके केस को यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रही है। 2002 में क्या हुआ? अच्छा, इसके बाद आप देखो 1995 में हुआ, ये है सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अफर्म किया गया कि जो रिजर्वेशन है प्रदीप जैन का, वो यहाँ पे स्ट्राइक डाउन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी का, और 5% एक्स्ट्रा वेटेज जो है वो उस कैंडिडेट को देना चाहिए जो कि यहाँ पे तेलुगु में पढ़ रहे हैं, यानी कि तेलुगु उनका मीडियम ऑफ ये इंस्ट्रक्शन है। तो ये चीज़ें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस जो है उसी में अफर्म करना चाहिए कि जो प्रदीप जैन है उनको यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया गया, यानी इट मीन्स कि उनको यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह नहीं देने दिया गया। ओके, 2002 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिडेट अपॉइंटमेंट किया गया, जो कि गवर्नमेंट टीचर्स का था राजस्थान में, जिसमें कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो है उनको यहाँ पे प्रेफर किया गया है कि वो एप्लीकेंट देंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेंट कहाँ देंगे, तो ये एप्लीकेंट आपका यहाँ पे जाएगा, ये राजस्थान की बात की जा रही है। 2019 में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। इट मीन्स कि जो यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि विमेन को यहाँ पे ओरिजिनल रेसिडेंट जो होगा यूपी में, उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे की जाती है। अब ये हम लोग समझते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या कहा जा रहा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है उसको दूर करना होगा। जो इस तरीके का रीजनल इनइक्वालिटीज़ है, आपसी मतभेद आपको देखने को मिलेगा 1990s से है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में डिवीज़न हो रही है। लोग जो है अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन, ये सब। साथ ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को हम लोग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, तो इस पर हम लोग को फोकस करना होगा, जो कि हमारा लेबर सरप्लस हो रहा है देश में। साथ ही एजुकेशन और स्किलिंग पे फोकस करना होगा। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट करें एजुकेशन फील्ड और स्किल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में। जो मीडियम टर्म स्पिन ऑफ है वो भी आप देखो कि ये इन्हांसमेंट है कि पब्लिक गुड्स के क्वालिटीज़ को लेकर। साथ ही यहाँ पे क्या है कि इंसेंटिव्स रूट है, यानी कि सरकार के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इंसेंटिव्स जो कि इंडस्ट्रीज़ को देने के लिए कहा गया है, वो भी आपका मोर इन्वेस्टमेंट के साथ। इससे क्या होगा कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, हम लोग भी यहाँ पे लोकल पीपल्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। ओके, तो ये रही वे फॉरवर्ड, और इसी के साथ हम लोग आते हैं। अच्छा, एक बार और इसे मैं समराइज़ कर देती हूँ कि रिजर्वेशंस जो है वो लोकल पीपल को प्राइवेट सेक्टर्स में दिया जा रहा है। तो हरियाणा ऐसी राज्य है, लेकिन इससे पहले भी कई राज्य है जो कि ऐसा कर चुके हैं। आर्गूमेंट की अगर हम लोग बात करें इसके सपोर्ट में, तो सबसे पहला है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है वो सारे लोगों को प्रोवाइड हो पाएगा। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है वो यहाँ पे कट डाउन होगा। सेलेक्टिव जो डिस्क्रिमिनेशंस वो कॉपरेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होगा। और स्क्यूड जो कहा जा रहा था कि बहुत कम संसाधन है और संसाधन का एलोकेशन बहुत कम है, वो भी खत्म हो पाएगा। अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट। तो हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस एडॉप्टेड। 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि यहाँ पे हैदराबाद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ है। फाइन। ई गवर्नेंस क्या है, यानी कि इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT है, इसके यूज़ को हम लोग ई गवर्नेंस कह सकते हैं। वो भी सारे लेवल ऑफ इन्वायरमेंट में, जिससे कि जो रिलेशन है रिलेशन जो है सिटीजन, बिजनेस और अदर फॉर्म्स का, वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है, इससे क्या होगा कि सरकार को भी फ़ायदा होगा, यानी कि कवरेज वगैरह बेटर हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो पाएगा, जो यहाँ पे सिटीजन्स का रिस्पांस है वो बढ़ पाएगा। ठीक है, हैदराबाद डिक्लेरेशन में हाईलाइट देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो सिटीजन सर्विस है, जैसे कि आधार कार्ड यूज़ करना, UPI कोड है, डिजी लॉकर है, उमंग ऐप है, ई-साइन है, तो ये सब हमारे लिए यहाँ पे लाया गया है, सिटीजन सर्विस के लिए लाया गया है, तो उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जो नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी सारे सोशल सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इन सब सेक्टर में आप देखोगे तो फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जा रही है। रिस्पॉन्सिबल यूज़ होगा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, तो इन सब का भी एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना है। रोबोस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन होना चाहिए पेंडेमिक को लेकर। और जो डिजिटल है, द प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, इनको डिज़ाइन और डिलीवर किया गया। साथ ही यहाँ पे NESG है ही, जो इसको नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट कहते हैं, जिनको यहाँ पे मीटी के साथ कोलैब करके इसको लाया गया।
ई गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है? सबसे पहले आप देखो कि कर्नाटक में जो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड थे उसको ऑनलाइन किया गया, भूमि प्रोजेक्ट है ये। ई सेवा है आंध्र प्रदेश का, और ये है ज्ञानदूत जो कि सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव है। लोकवानी है यूपी का, जो कि जितनी भी परेशानियां हैं लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस है और यहाँ पे मिक्सचर है एसेंशियल सर्विसेज का, वो यहाँ पे प्रोवाइड करिए, हैंडल करिए। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में आपका फास्ट अवेलेबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस है, जो कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 20 डिस्ट्रिक्ट का जम्मू एंड कश्मीर का वो लॉन्च किया। तो जम्मू जो है डिस्ट्रिक्ट ये इस फील्ड में टॉप कर गई इस लिस्ट में। और DGGI की बात करो, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें तो इसको लाने का मतलब है कि जो वेरियस यहाँ पे गवर्नेंस इंटरवेंशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे रोड मैप भी प्रोवाइड किया जाएगा सिमिलर बेंच मार्किंग का, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नेंस का है सारे स्टेट और यूटीज़ का, ठीक है। एक अनदर यहाँ पे इंडेक्स है जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। ये आपका रिलीज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। कोई भी इंडेक्स आप पढ़ो तो 3 चीज़ ज़रूर पढ़ो कि ये इंडेक्स आपका रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, सेकंड है कि इस इंडेक्स में जो है इसका एम क्या है, एंड थर्ड है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। पोजीशन क्या है ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक आप देखो 180 कंट्रीज़ में ये 85th है और स्कोर यहाँ पे 40 है। लास्ट ईयर 86 था, तो एक रैंक से हम लोग इम्प्रूव हुए, ठीक है। और स्टैग्नेंट ही समझो। साथ ही डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड है जो कि इस रिपोर्ट में टॉप की है। ये देखा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी कितना है, करप्शन यहाँ पे परसेप्शन है, तो करप्शन को देखकर यहाँ पे काम किया जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर 0 रहा तो इट मीन्स कि हाईली करप्ट कंट्री है, अगर 100 है तो यहाँ पे क्लीन कंट्री है। और हमारी पोजीशन यहाँ पे हमारा 85 हो गया, यानी नीचे से टॉप करे इट मीन्स कि करप्ट कंट्री है, ओके। ओपन डेटा वीक है, तो ओपन डेटा वीक क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे कि जो ओपन डेटा है उसको अडॉप्ट कर सके। साथ ही इनोवेशन हमारे देश में, यानी कि इंडिया के जो अर्बन इकोसिस्टम में इनोवेशन हो रहा है उसको प्रमोट कर सके। ओपन डेटा ये डेटा है जो कि हम लोग फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और किसी के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट। सारे जो 100 स्मार्ट सिटीज़ है ना, वो यहाँ पे ओपन डेटा वीक को पार्टिसिपेट करेगी। इसका मेन एम है कि ओपन डेटा का बेनिफिट मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इनोवेशन होता है, लोग अपना दिमाग लगाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अल्टीमेटली इतना काम हो गया तो हमारी इकॉनमी पे तो इसका गुड इम्पैक्ट पड़ेगा ही। रिवाइज्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस रिलीज़, इसको RADPFI कहा जा रहा है। तो ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। इनका एम है कि यहाँ पे स्पेशल डेवलपमेंट करना है सारे ओवरऑल इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट ऑफ विलेज है। स्पेशल प्लानिंग का क्या ज़रूरत पड़ा, क्योंकि आप अनमैन्ड स्पेशल जो डेवलपमेंट हो रहा है ग्राम पंचायत में उसको देखा जाएगा। एक्सटेंडेड अर्बनाइजेशन एरिया है, यानी कि हमारे देश में आप देखो शहरीकरण हो रही है, बट कुछ जगह ऐसा है जो कि एक्सटेंडेड ही है लेकिन वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। सेंसस टाउन की इमरजेंस है, और जो क्वालिटी है लाइफ की उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। साथ ही इसको एग्रो क्लाइमेट रीजन और जो जोन है उससे भी लिंक किया जाएगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 है उससे भी लिंक किया जाएगा। न्यू गाइडलाइंस पे फोकस किया जा रहा है कि विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम होनी चाहिए, टोपोलॉजी जो है विलेज की वो उस पर फोकस करना है, या इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि स्पेशल डेवलपमेंट प्लान बनानी है जिसमें कि हमारा पॉपुलेशन हो गया, एग्रो क्लाइमेट जोन हो गया, हिल्स एरिया है, डिजास्टर अक्रेंस है, ठीक है। विलेज टाउन अगर प्लानिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड होगा, और 15 फाइनेंस कमीशन जो है उनको लिंक किया जाएगा स्टेट फाइनेंस के साथ। तो ये सारा काम यहाँ पे होगा, ठीक है। और मेनली है कि स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे ई गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। स्वामित्व का यहाँ पे यूज़ होगा जो कि अदर डिजिटल टूल है, आबादी जो एरिया है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए। स्टेट के द्वारा आप देखो कि रूल को अपोज किया गया, जो रूल चेंज किया गया है सेंट्रल पोस्टिंग ऑफ IAS में, तो स्टेट इसको मानने से इनकार कर दिए। सेंटर के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया है IAS कैडर रूल को लेकर 1954 में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा सेंट्रल डिपुटेशन का। इट मीन्स कि आप देखो कि किसी एक कैडर के जो IAS होते हैं उनको डिपुटेशन में दूसरी जगह भेजा जाता है। तो अब क्या है कि इसमें कंट्रोल होना होगा, पहले कंट्रोल नहीं होता था, किसी को भी कहीं भी भेज दिया जाता था। आज के डेट में एक कैडर ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे कंकरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, साथ ही कंसर्न भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम करते हैं। लेकिन अमेंडमेंट में क्या पर्पज़ किया गया, अमेंडमेंट में ये कहा गया कि हर एक राज्य सरकार जो है वो यहाँ पे डिपुटेशन को अवेलेबल कराएंगे, और सच नंबर ऑफ जो एलिजिबल ऑफिसर है वो भी वेरियस लेवल पे, तो वो एडजस्ट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी, जितना भी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफिसर्स अवेलेबल कराया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
इन केस अगर स्टेट जो है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस को नहीं ला पाती है विद इन जितना स्पेसिफाइड टाइम है, तो जो ऑफिसर्स है ना वो उनको यहाँ पे कैडर से रिलीव दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो काम नहीं कर पाए तो उनको कैडर छोड़ के जाना होगा। वाई डू स्टेट अपोज, स्टेट क्यों अपोज कर रहे हैं? क्योंकि राज्यों का कहना है कि जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट के अगेंस्ट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर यहाँ पे काम करना होगा, लेकिन इस तरीके का अगर आप कह रहे हो कि कैडर ही छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका फंडा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। साथ ही रूल्स है जो कि यहाँ पे सेंटर के सामने आप देखो कि लेकर आया गया, और ये कहा जाता है कि हमारे देश में जो है ह्यूज क्रंच है, यानी कि IAS IPS ऑफिसर की कमी है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पे लाया जा रहा है। ओके, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है जो एक्सटेंशन है टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, वो भी 3 ईयर बियॉन्ड 2022। तो इनका आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप्रूव हो गया कि एक्सटेंड करना है। और सबसे पहले ये समझिए कि नेशनल कमीशन फॉर कर्मचारी के बारे में रिकमेंडेशन ये देती है सरकार को, यानी कि स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है लोगों की सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, तो ये जो है रिकमेंडेशन यहाँ पे दी जाएगी। साथ ही जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक कानून हमारे यहाँ 2013 में लाया गया था जिसमें ये कहा गया है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि हाथों से गड्ढे नालियाँ जो लैट्रिन वगैरह होता है उसको साफ़ करते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पे कानून लाया गया था। तो जिसका आप देख सकते हो कि ये है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, ठीक है। तो इस कानून को भी इम्प्लीमेंट करना है। अब ये जो एक्सटेंड कर दिया गया है इस नेशनल कमीशन फॉर कर्मचारीज़ का, सफाई कर्मचारीज़ का, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए सरकार के द्वारा काफ़ी स्टेप्स तो लिया जा रहा है कि जितने सफाई कर्मचारीज़ है उनकी जो लाइफ है उसको अपलिफ्ट करना है, और जो डिप्रिवेशन है उनके इस काम के द्वारा जो सोशियो इकोनॉमिक और जो एजुकेशनल टर्म्स के हिसाब से जो वो काफ़ी सफ़र्ड करते हैं उनको यहाँ पे हटाना है। साथ ही जो हैज़ार्डियस यहाँ पे मैनुअल क्लीनिंग की जाती है, हाथों से जो ये सब क्लीनिंग करते हैं उसको यहाँ पे दूर करना होगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर कर्मचारीज़ बनाया, सफाई कर्मचारी बनाया गया है, वो इसलिए ही बनाया गया है कि इनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये काम करेंगे, यानी कि इनकी जो गोल है अभी तक ये पूरी तरीके से नहीं हुई है। आपके एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जो सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं वो हाथों से साफ़ करते हैं, ना कि मशीन से साफ़ करते हैं। तो अगर ये कमीशन की जो यहाँ पे टेन्योर है वो एक्सटेंड हुई है, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर जो है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनके लिए यहाँ पे हित में काम होगा। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आई होप कि आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। डायरेक्टली आप देखो कि प्रीलिम्स और मेंस में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन, बट ये लेसन आपको कल देखने को मिलेगा, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आज के लिए बस इतनी ही, कल मिलती हूँ। टिल देन, थैंक यू।